लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। हर तरफ से चुनाव की खबरें आ रही हैं। पूरा देश अब चुनावी मोड में आ चुका है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप तक लोकसभा से जुड़ी हुई रोचक जानकारियां पहुंचाएं। लेकिन क्या आपको पता है कि लोकसभा चुनाव के बारे में, पहला तो आप ये छोड़िए, पिछली लोकसभा चुनाव के बारे में पूरी जानकारी है। शायद आप सोच में पड़ गए होंगे, लेकिन आज हम आपको पहले से लेकर अब तक के लोकसभा चुनाव के बारे में तफसील से बताएंगे और आप भी लोकतंत्र के इस पर्व पर गर्व महसूस करेंगे। इस रिपोर्ट को आप देखिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए डुगडुगी बज चुकी है। चुनाव में सभी नागरिक अवश्य अपना वोट दें। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। 19 अप्रैल को यहाँ वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। और इसी के साथ सियासी गर्माहट दिखने लगी है। जनता जनार्दन को लुभाने के लिए सियासतदान दिन रात एक करने लगे हैं। आज पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। अब की बार 400 पार। भारतीय लोकतंत्र को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, लिहाजा लोकतंत्र के उत्सव पर पूरे विश्व की नजर है। हर कोई इंतजार कर रहा है अब की बार किसकी सरकार। पूरे दमखम और प्लानिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, यानी देश की चारों दिशाओं को नाप रहे हैं। जनता जनार्दन के बीच था। बीजेपी और मोदी को, एनडीए और मोदी को ये जो जन समर्थन मिल रहा, तो वहीं राहुल गांधी अपनी यात्रा के जरिए लोगों को साध रहे हैं। हमारी सरकार आएगी, इंडिया की सरकार आएगी। नामांकन की भी शुरुआत हो गई है। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी। फर्स्ट फेज के लिए नेता पसीना बहा रहे हैं। 19 अप्रैल को 102 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। 26 अप्रैल को 89 सीट के लिए, 7 मई को 94 सीट के लिए, 13 मई को 96 सीट के लिए, 20 मई को 49 सीट के लिए, 25 मई को 57 सीट के लिए और 1 जून को 57 सीटों के लिए मतदान होगा। यानी पहले फेज से लेकर आखिरी फेज तक वोटिंग 44 दिन तक चलेगी और काउंटिंग के दिन को जोड़ दें तो ये 47 दिन हो जाएगी, जो अब तक का दूसरा सबसे लंबा चुनावी कार्यकाल है। 15 अगस्त 1947 भारतीय इतिहास का ऐतिहासिक दिन है। इस दिन ब्रिटिश हुकूमत की दास्ता से देश आजाद हुआ था। तब किसने कल्पना की होगी संसदीय लोकतंत्र अपनाकर हम दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया वाला देश बन जाएंगे। 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए करीब 97 करोड़ मतदाता का बंधन समूची दुनिया को सुखद आश्चर्य में डालने वाला है। लगभग हर आम चुनाव के समय हम सबसे बड़े मतदाता समूह और चुनावी ढांचा वाले देश के रूप में जाने जाते हैं। आज हम अपनी चुनावी प्रणाली और लोकतंत्र की चाहे जितनी खामियां निकालें, लेकिन जब अतीत में लौटकर विचार करते हैं तो इसे अविश्वसनीय उपलब्धि के रूप में पाते हैं। 15 अगस्त 1947 को आजाद भारत में पहली बार देशवासियों ने सूर्य की किरण देखी और इसके करीब 4.25 साल बाद हिंदुस्तानियों ने पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
25 अक्टूबर 1951। ये वो दिन है जब आजाद भारत में पहली बार वोटिंग हुई थी। हिमाचल प्रदेश के चीनी तहसील में देश में पहली बार मतदान हुआ। मौसम और बर्फबारी की वजह से सबसे पहले चुनाव यहीं पर कराए गए थे और तब से लेकर अब तक मतदान के मिजाज में वक्त वक्त पर बदलाव भी देखे गए। 1952 से लेकर 2024 तक मतदान प्रक्रिया में भी कई सारे चेंजेस आए, बदलाव आए और इन तमाम बदलाव को अपने आप में समाहित करते हुए भारतीय लोकतंत्र और मजबूत बनता चला गया। साथ ही आम लोगों की भागीदारी की बात की जाए या खर्च, इसमें भी इजाफा देखा गया। लोगों ने अपने मताधिकार का वक्त वक्त पर इस्तेमाल किया। अठारहवीं लोकसभा चुनाव की रणभेरी के साथ इन दिनों 2 लोकसभा चुनावों को खास तौर पर याद किया जा रहा है। देश का पहला आम चुनाव जब मतदान में 120 दिन लगे थे और साल 1980 का लोकसभा चुनाव जिसके मतदान में महज 4 दिन लगे थे। आज मतदान के 120 दिन के बारे में सोचकर जितना आश्चर्य होता है, उससे कहीं ज्यादा आश्चर्य 4 दिन में संपन्न मतदान के बारे में विचार करने से होता है। उन्नीस 1951-52 में 120 दिनों तक मतदान हुआ था, जबकि 1977 में 5 दिन तक वोटिंग प्रक्रिया चली थी। 1980 में अब तक का सबसे कम दिन यानी महज 4 दिनों तक मतदान हुआ था। 1991 में 16 दिन तक मतदान चला था। 2004 में 20 दिन तक वोटिंग प्रक्रिया चली थी। 2009 में इसमें इजाफा हुआ और 26 दिन तक मतदान हुआ। 2014 में मतदान के दिन बढ़कर 35 दिन तक पहुंच गए और 2019 में 7 चरणों तक चली वोटिंग प्रक्रिया में 37 दिन लगे थे, जबकि 2024 में 44 दिन तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। यानी 1952 के बाद यह अब तक की सबसे ज्यादा दिन तक चलने वाली वोटिंग प्रक्रिया होगी। 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक करीब 4 महीने तक देश में पहला लोकसभा का आम चुनाव चला। भारत अंग्रेजों द्वारा लंबे समय तक लूटा हुआ एक गरीब देश जरूर था, लेकिन इसके इतर भारत ने पहले चुनाव के साथ विश्व के तमाम लोकतांत्रिक देशों में खुद को एक लोकतांत्रिक शक्ति के तौर पर स्थापित किया। न सिर्फ दुनिया के बड़े देश बल्कि तमाम अन्य देश भी ये बात मानते हैं, स्वीकारते हैं कि भारत के बिना दुनिया अधूरी है और भारत के एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरने के पीछे भारत का लोकतांत्रिक होना इसका एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। 1952 के चुनाव में यूं तो सभी पार्टियां जनसभा के जरिए और घर घर जाकर प्रचार कर रही थीं, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी अकेली थी जिसको रेडियो पर प्रचार करने का मौका मिला, वो भी आकाशवाणी पर नहीं बल्कि रेडियो मॉस्को पर। इस रेडियो स्टेशन ने ताशकंद में ट्रांसमीटर के जरिए कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव प्रचार किया। 1952 के पहले आम चुनाव से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक पहुंचते पहुंचते देश में कई महत्वपूर्ण बदलाव हो चुके हैं। सबसे बड़ा बदलाव मतदाताओं की उम्र और उनकी संख्या को लेकर हुआ है। पहले लोकसभा चुनाव के दौरान 21 वर्ष की उम्र तक के लोगों को ही वोट देने का अधिकार था, मगर अब 18 वर्ष तक की आयु के लोग मतदान करते हैं। 1952 में जहां 10 करोड़ से कुछ ज्यादा रुपए खर्च हुए थे, तो 2024 के चुनाव आते आते ये खर्च 500 गुना होने का अनुमान है। 1952 के लोकसभा चुनाव में 10 करोड़ 50 लाख रुपए का खर्च हुआ था, जो 1957 में घटकर 5 करोड़ 70 लाख रुपए हो गया। 1962 में ये फिर बढ़ा 7 करोड़ 30 लाख रुपए हुआ। 1967 में 10 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च हुए। 1971 में 11 करोड़ 60 लाख रुपए, 1977 में 23 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 1977 के बाद 1980 में चुनाव हुए, यानी महज 3 साल बाद, लेकिन खर्च करीब 2.5 गुना बढ़ गया। चुनाव प्रक्रिया में 54 करोड़ 80 लाख रुपए का खर्चा आया।
1984-85 में 81 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च हुए, जबकि 1989 में 154 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हुए। 1991-92 में 359 करोड़ रुपए का खर्चा आया। 1996 में 597 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 2 साल बाद यानी 1998 में फिर से चुनाव हुए और खर्च बढ़कर 666 करोड़ रुपए हो गया। वहीं 1999 में हुए चुनाव में 947 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 2004 के चुनाव में 1016 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2009 के चुनाव में 1114 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और 2014 में चुनाव पर होने वाला खर्च बढ़कर 3870 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। 2019 के चुनावी खर्च के बारे में चुनाव आयोग की तरफ से ब्यौरा नहीं दिया गया, लिहाजा 2019 के वास्तविक खर्च के बारे में तो पता नहीं है, लेकिन 2024 के आम चुनाव में खर्च 5000 करोड़ से ज्यादा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। 2009 के बाद खर्च में कई गुना बढ़ोतरी की वजह ईवीएम और वीवीपैट की खरीद को बताया जा रहा है। देश में पहले आम चुनाव में जहां प्रति मतदाता महज 60 पैसे खर्च हुए थे, 2014 के चुनाव आते आते प्रति मतदाता खर्च में कई गुना बढ़ोतरी हो गई। प्रति मतदाता 46 रुपए खर्च हुए थे और 2024 के चुनाव में प्रति मतदाता 51 रुपए खर्च होने का अनुमान है। चुनाव खर्च में सियासी दलों के तमाम खर्चों को अगर जोड़ लिया जाए तो ये कई हजार करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। पिछली सदी के चुनाव में इतना खर्च नहीं होता था, लेकिन आर्थिक उदारीकरण के बाद चुनाव खर्च काफी बढ़ गया है। अलग अलग आकलनों के अनुसार 1999 के लोकसभा चुनाव में सियासी पार्टियों के खर्च को जोड़ दें तो 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। आज भले ही ईवीएम के जरिए वोटिंग हो रही है, जिससे प्रशासन से लेकर आम लोगों तक काफी सहूलियत मिल रही है, लेकिन 1952 में हुए आम चुनाव विपरीत हालत में हुए थे। उस समय पूरे देश में चुनाव कराना एक जटिल प्रक्रिया थी। सब कुछ नया भी था। भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। चुनाव आयोग के पास बड़ी जिम्मेदारी थी। देश का पहला आम चुनाव 68 चरणों में कराया गया था। घर घर जाकर मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन कराया गया। मतदाताओं की निरक्षरता को देखते हुए पार्टी और उम्मीदवारों के लिए चुनाव चिन्ह की व्यवस्था की गई। पोलिंग बूथ पर हर पार्टी के लिए अलग मतपेटी की व्यवस्था की गई। पहला आम चुनाव 68 चरणों में संपन्न हुआ था। 1952 से लेकर 2024 यानी 72 साल में कई सारे बदलाव देखे गए, मगर सबसे बड़ा परिवर्तन 1990 के दशक के अंत में आया, जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की शुरुआत की गई। उससे पहले बैलेट पेपर से मतदान के वक्त जबरदस्त धांधली होने लगी थी। मतपेटियों की लूट से लेकर बूथ कैप्चरिंग के जरिए ठप्पा मार वोटिंग तक, हर बार चुनावों में चुनावी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली खबरें सुर्खियां बटोर रही थीं। लेकिन पहली बार साल 2024 में ईवीएम ने पूरी तरह बैलेट पेपर की जगह ले ली। उसी साल लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों में पूरी तरह ईवीएम से वोट डाले गए। ईवीएम के साथ साथ वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट यानी वीवीपैट का साधन भी आया। वीवीपैट से मतदाता को पता चल जाता है कि उसका वोट सही उम्मीदवार को ही गया या नहीं। इससे ईवीएम हैकिंग जैसी अफवाहों पर भी लगाम लगी है। देश के पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बम्पर जीत दर्ज की थी। 1952 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 489 में से 364 सीटें हासिल हुई थीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू तब कांग्रेस की ओर से आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। पहले चुनाव में देश की कुल 53 पार्टियों ने चुनाव लड़ा था। वहीं 533 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में थे। लेकिन खास बात यह है कि पहले आम चुनाव में नारी शक्ति की ताकत देखने को मिली थी। चुनावी मैदान में महिलाओं ने दो हाथ किए और जीतकर लोकतंत्र के मंदिर में पहुंची। पहली लोकसभा में 5% महिला सांसद थीं। तीसरी लोकसभा में इनकी हिस्सेदारी 7% हो गई। चौथी से छठी में करीब 4% हिस्सेदारी रही। 8वीं लोकसभा में इनकी संख्या 8% तक पहुंच गई। 9वीं लोकसभा में 5% हिस्सेदारी रही। 10वीं लोकसभा में 8%। 15वीं लोकसभा में यह आंकड़ा 10% तक पहुंच गया। 17वीं लोकसभा में यह आंकड़ा सबसे ज्यादा 15% रहा। 1952 से लेकर अब तक हुए लोकसभा चुनावों में 17 पड़ाव आए हैं और 2024 का पड़ाव नंबर 18 है।
और इसके लिए सभी पार्टियां जमकर पसीना बहा रही हैं। लोकसभा चुनावों से पहले सत्ताधारी बीजेपी ने 400 से ज्यादा सीटों पर दावा किया है और इसी लक्ष्य को पाने के लिए प्रधानमंत्री फुल एक्शन में हैं। बीजेपी के लिए साउथ इंडिया कमजोर कड़ी रही है, लिहाजा इस बार प्रधानमंत्री की नजर दक्षिण भारत पर ज्यादा दिखाई दे रही है। आए दिन साउथ का दौरा करके वोटर्स को साध रहे हैं। चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही साउथ के सभी राज्यों में कम से कम एक बार दौरा कर चुके हैं और कह रहे हैं अब की बार 400 पार। इतनी बड़ी संख्या में आना ये साफ साफ संदेश दे रहा है एक बार एनडीए सरकार 400 पार। 1951 से शुरू हुआ आम चुनावों का सफर 18वें पड़ाव की तरफ बढ़ चला है। पिछले 17 पड़ाव में नेहरू, इंदिरा से लेकर नरेंद्र मोदी तक हुंकार भरी गई और इसका असर भी दिखाई दिया। पहले आम चुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की थी। 80% से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रहा और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। 1957 के लोकसभा चुनाव में भी पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस सत्ता में आई। दूसरे नंबर पर रही उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको लगभग 33 सीटें मिली थी, और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जिससे लगभग 19 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। और इसके अगले लोकसभा चुनाव यानी कि 1962 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन 2/3 का आंकड़ा जो लगातार कांग्रेस रिपीट कर रही थी वो इस चुनाव में कांग्रेस के पास नहीं आया। कांग्रेस पहले से कमजोर होते गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद देश का अगला पीएम कौन होगा, बहस चल पड़ी। इसके बाद 1967 में लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, मगर 1969 में इंदिरा को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन पार्टी के ज्यादातर सांसद उनके साथ थे और चुनाव आयोग ने उनके गुट कांग्रेस आर को पिछली पार्टी के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी। इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ अभियान सफल रहा और जब 1971 में चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी की पार्टी को अच्छा खासा समर्थन मिला। इंदिरा गांधी शानदार तरीके से जीत दर्ज कर प्रधानमंत्री बनी। इसी दौरान इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी, जिसके बाद लोगों में नाराजगी दिखाई दी और 1977 में चुनाव हुआ तो इसका असर दिखाई दिया। देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। 1977 में गैर कांग्रेस सरकार बनी तो देश में खुशी का माहौल था, क्योंकि इंदिरा गांधी के इमरजेंसी वाले फैसले से देशवासी परेशान थे। लेकिन 1980 आते आते देशवासियों का नजरिया एक बार फिर बदला। महज 3 साल के अंदर इंदिरा गांधी जोरदार तरीके से कमबैक करने में कामयाब रहीं और एक बार फिर से देश की प्रधानमंत्री बनी। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई और इसके बाद राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। 1984 में चुनाव हुए तो कांग्रेस ने 400 से ज्यादा सीटें जीतीं, जबकि 1980 में पैदा हुई बीजेपी को महज 2 सीटें मिली। पिछले चुनाव में 400 के आंकड़े के साथ कांग्रेस की सरकार जो बनी थी वो अगले चुनाव यानी कि 1979 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई और 1989 में वीपी सिंह की सरकार बनी। वीपी सिंह सत्ता में आए, लेकिन वीपी सिंह की सरकार भी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। मंडल कमंडल की राजनीति ने वीपी सिंह की कुर्सी पर असर डाला और उसके बाद उनकी सरकार गिर गई। हालांकि उसके बाद 1991 में नरसिम्हा राव सत्ता में आए, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। हालांकि फिर 1996 में जब अगले आम चुनाव हुए तब देवेगौड़ा और गुजराल की सरकारें आईं और उसके बाद 13 महीने की जो सरकार अटल जी की थी वो 1998 में 1 वोट से गिर गई। इसके बाद 1999 में रीजनल पार्टियों के साथ मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री बने। ये कई सालों बाद था जब स्थिर सरकार बनने जा रही थी।
बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ये साफ हो गया था कि भविष्य में किसी एक दल के लिए स्पष्ट जनादेश मिलना कठिन होगा। वाजपेयी की एनडीए सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली भारत की पहली गठबंधन सरकार बन गई। 2004 में बीजेपी इंडिया शाइनिंग के साथ चुनावी मैदान में उतरी, मगर जब परिणाम आए तो बीजेपी के नेताओं को यकीन नहीं हुआ। देश में एक बार फिर कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन की सरकार बनी। अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया और 2009 में भी कांग्रेस गठबंधन की सरकार फिर से बन गई। कुछ हद तक आश्चर्यजनक रूप से यूपीए ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जिससे उसे और मनमोहन सिंह को लगातार दूसरा कार्यकाल मिला और कांग्रेस को 206 सीटें मिली। यूपीए के दूसरे कार्यकाल में देश में करप्शन और महंगाई का मुद्दा काफी बड़ा बन चुका था। इधर नरेंद्र मोदी की लहर और गुजरात मॉडल की भी काफी चर्चा हो रही थी। बीजेपी कांग्रेस पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को भुनाने में सफल रही और 1984 के बाद पहली बार अकेले बहुमत हासिल करने वाली पार्टी बीजेपी बनी। ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस केवल 44 सीटों पर सिमट गई, जो कि इसका अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन था, जिससे वो विपक्ष के नेता पद पाने के लिए भी अयोग्य हो गई। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर से बीजेपी ने पीएम मोदी के नेतृत्व में बड़ी जीत हासिल की और एक बार फिर से पीएम मोदी हैट्रिक लगाने में जुटे हुए हैं। देश भर में हुंकार भर रहे हैं। बीजेपी और मोदी को, एनडीए और मोदी को ये जो जन समर्थन मिल रहा है, ये जो आशीर्वाद मिल रहे हैं, इसने डीएम की सरकार की नींद उड़ा दी है, नींद उड़ा दी है।